तो लास्ट टाइम हमने किया था YDSC। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दो सोर्सेज में से जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहा है, ट्रफ ट्रफ पे गिर रहा है, कंस्ट्रक्टिव है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव ब्राइटनेस है, डिस्ट्रक्टिव डार्कनेस है। कोई कहता है ये जगह खाली है, नहीं खाली नहीं है, यहां भी वेव्स गिर रही हैं, पर हम इन्हें डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर पूरा क्रेस्ट क्रेस्ट पे नहीं गिर रहा, पूरा ट्रफ ट्रफ पे नहीं गिर रहा, पार्शियल गिर रहे हैं। आधा क्रेस्ट आधे पे गिर गया, 1/4 पे गिर गया, तो वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है हमारा। हम शार्प पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जहां पूरी तरह क्रेस्ट क्रेस्ट पे है या पूरी तरह क्रेस्ट ट्रफ पे है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पैटर्न देखने में ऐसा होता है, बताया था। इसके बाद जो अगला है, नेक्स्ट है, जो मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट है इसका, वो यहां से स्टार्ट है। और ये क्या चीज़ है? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने आपको अपने तरीके से कल फेजेस से बताया था कि अगर मान लो दो वेव्स में फेज डिफरेंस, अगर मान लो 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है या 9 पाई है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये बताना है इसमें, जो यहां से देख के आपको समझ में नहीं आएगा, कि अगर आपके पास मान लो दो स्लिट्स हैं, जैसे सपोज ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दो स्लिट्स हैं, ये मान लो एक वेव गई P पॉइंट पर, एक और वेव गई P पॉइंट पर, और लेट अस सपोज इसको, इस वेव को यहां पहुंचने में 1 और 2 वेव्स लगी, इसको पहुंचने में 1, 2 और 2.5 2.5 वेव्स लगी मान लो। तो मैंने पूछा कि इसने फेज कितना कवर किया, इसका मतलब पाई, इसका मतलब पाई, पाई एंड पाई कितना, 4 पाई। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 पाई। तो फेज डिफरेंस बोलो इनके बीच में कितना है, पाई। तो अगर मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस कितना है, तो मैंने क्या बताया था, फेज डिफरेंस की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, दोनों को माइनस करके पाई। अब अगर वेव की इक्वेशन की बात करें, वेव की इक्वेशन याद करो, +1 में क्या लिखी जाती थी? मान लो फर्स्ट वेव y1 वेव है, तो y1 की वैल्यू क्या है? मान लो इसका एम्पलीट्यूड a है, ये एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड भी मान लो a है, तो a इंटू साइन ऑफ क्या आएगा यहां पर, 4 पाई। 4 पाई वैसे ओमेगा टी होता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है, पर ओमेगा टी नहीं, यहां पर तो मुझे पता है ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, टोटल फेज कितना कवर किया वेव ने, 4 पाई। तो मैंने क्या लिख दिया, a साइन 4 पाई। ऐसी जो सेकेंड वेव है जो यहां पर पहुंच रही है, तो यहां पर a इंटू साइन ऑफ कितना, 5 पाई। फेज कितना है, 5 पाई। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई, एक ही बात है। तो नीचे वाली वेव ने ऊपर वाली वेव से कितना एंगल ज्यादा कवर किया, पाई। मैथमेटिकली इक्वेशन समझ में आ रही है कि ये जो एंगल है, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करो, आंसर क्या आ रहा है, पाई। तो मैंने अपनी इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम किसी भी P पॉइंट के ऊपर ये बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उस P पॉइंट पर फेज डिफरेंस पाई आए, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपकी बुक्स वेव की इक्वेशन लिखेंगी, y1 इज इक्वल टू a साइन, कोई भी रैंडम एंगल क्या लिया जाता है वेव का, ओमेगा टी। मान लो मुझे पता नहीं कि पहली वेव कितना एंगल कवर करेगी, मान लो ओमेगा टी, और ऐसे ही y2 a साइन ओमेगा टी प्लस 5, बिल्कुल वैसे ही लिखा जैसे ये लिखा, ये एंगल ओमेगा टी, और ये एक्स्ट्रा एंगल कितना है, 5। तो सच दैट अगर मैं इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करूं, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई, 5। अब ये फेज डिफरेंस 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी, मुझे पता नहीं कितना होगा। तो जनरलाइज इक्वेशन है, किसी भी P पॉइंट की ये दो वेव की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया गया। इसलिए आपकी बुक्स जब वेव की इक्वेशंस लिखती हैं, वो ऐसे लिखती हैं कि मान लो एक P पॉइंट पर वेव पहुंची, उसकी इक्वेशन क्या है, a साइन ओमेगा टी, और नीचे वाले सोर्स से एक और वेव पहुंची, उसकी इक्वेशन क्या है, b साइन ओमेगा टी प्लस 5। आपके b कैसे आ गया? क्योंकि मैंने कहा था आइडेंटिकल सोर्स लेने हैं, आइडेंटिकल सोर्स कोहेरेंट सोर्स होते हैं, और कोहेरेंट सोर्स आइडेंटिकल सोर्स में एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों में क्या रखी जाती है, सेम। तो कायदे से तो a और a होना चाहिए, बिल्कुल है। बट मैं जानबूझ के अपना एम्पलीट्यूड a एंड b रखता हूं। मान लो कि ये कोहेरेंट सोर्स नहीं है और दोनों ने एम्पलीट्यूड सेम प्रोड्यूस नहीं किया,
रीज़न क्योंकि जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ए और बी एम्पलीट्यूड पे आते हैं। हाँ, आप कहोगे सर फिर ए और ए, मैं एंड में स्पेशल केस बना दूंगा, लेट ए इज इक्वल टू बी, अपना आंसर ए इज इक्वल टू बी करके सिंपल आंसर बना दूंगा कि अगर कोहेरेंट सोर्स है या मोनो जो है कोहेरेंट सोर्स है। पर अगर मैंने शुरू में ए और ए ले लिया और कल को एम्पलीट्यूड चेंज हो गया न्यूमेरिकल में, फिर मैं अपनी थ्योरी नहीं बना पाऊंगा। ए और बी से तो ए पे पहुंचा जा सकता है, ए इक्वल टू बी करके, पर ए और ए से कल को एम्पलीट्यूड चेंज हुआ फिर नहीं किया जा सकता। इसलिए जानबूझ के एम्पलीट्यूड ए का ए, एक का बी लिया गया। दो वेव्स हैं, एक नीचे से गई एक ऊपर से गई, दोनों पी पॉइंट पर मिल गई। दोनों मिली तो दोनों मिलके क्या हुआ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हुई। तो नई वेव जो बनी उसकी इक्वेशन क्या है, वाई, और सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो नई वेव है वाई वो किसके इक्वल है, y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी, y2 की वैल्यू क्या है, b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐड कर दिया ताकि वेव की नई इक्वेशन आ जाए। तो जब मैंने ऐड किया, मैथ्स का स्टेप है, मेडिकल वाले ध्यान से देख लें, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। इसे ओपन कर दिया, चिंता ना करो, लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, इससे बताऊंगा क्या करना है, पर फिर भी बता रहा हूं बुक्स कैसे करती है। b से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टर्म्स को ओपन कर दिया, ओपन करके इसमें से और इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, a प्लस बी कॉस फाइव, और बाकी ये टर्म बच गई। अब प्रॉब्लम है कि जो नई इक्वेशन है वेव की, या तो वो साइन में होनी चाहिए या कॉस में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को रिप्लेस किया बाय आर कॉस थीटा। मान लो एक आर कॉस थीटा है, आर क्या है बताता हूं, और ऐसी ये जो बची हुई टर्म है इसको रिप्लेस किया बाय आर साइन थीटा, तो इसकी जगह आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, आर कॉमन आ गया। मैथ्स का स्टेप है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये मेरे पास वेव की नई इक्वेशन आ गई, और उस नई इक्वेशन में आर का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो जो नई इक्वेशन आई उसका एम्पलीट्यूड आर, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आर। तो जो इंडिविजुअल वेव थी उनका एम्पलीट्यूड कितना है, ए एंड बी। पर ये मिल गई, मिलने के बाद जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आर। कोई पूछेगा ठीक है आर, तो आर की वैल्यू क्या है। आर की वैल्यू के लिए दो इक्वेशन देख लो, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। इसको लेफ्ट हैंड साइड स्क्वेयरिंग और स्क्वेयरिंग, राइट हैंड साइड स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग और ऐड कर दो। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके आपके पास ये इक्वेशन आएगी। स्क्वेयरिंग एडिंग करके कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। इसे ओपन कर लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करके, इसे ओपन करके सॉल्व करके आर का ये फॉर्मूला आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर दो इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड ए एंड बी है, जब वो मिलेंगी, मिलने के बाद दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, आर, और आर का ये फॉर्मूला है। पहला स्टेप क्लियर है। आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है मेरे को लगता है। आप ऐसे माने, आप पहले ये दो इक्वेशन लिखें, y1 एंड y2, सुपर पोजिशन ऑफ वेव करें, इन दोनों को मिलाएं, यहां तक लिखें। अब पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड बी है, एंड एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 5, एक सेकंड में आ गया। तो वो तो सिर्फ दिखाने का तरीका है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किया, पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की जगह सीधा लिख देना, ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज, तो वी गेट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos 5। वैसे लिखने को आता नहीं है वो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो जो नई वेव आएगी, जो स्क्रीन पे गिरेगी अलग अलग पॉइंट्स पे, उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। वो डिपेंड करेगा कि फाई कितना है। किसी पी पॉइंट पर फेज डिफरेंस पाई है, किसी पे 2 पाई है, किसी पे 3 पाई है, कहीं पर 8 पाई है, पता नहीं कितना पाई है। तो यहाँ पुट करते जाना, आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, अब कहीं पर जब एक दो वेव्स मिलके एक नई वेव आई, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में जब एक वेव होती है ना, वेव का ये जो देखते हो इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा बड़ा ये एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज़्यादा लाइट स्क्रीन पे गिरती है। अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो लाइट नहीं गिरेगी, अगर ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइट गिरेगी। और जितना एम्पलीट्यूड हाई है ज़्यादा लाइट गिरेगी, उतनी एनर्जी भी ज़्यादा गिरेगी। और वेव की एनर्जी को मेजर किया जाता है बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
और एक फॉर्मूला है, +1 के अंदर प्रूफ भी कराया जाता है, पर एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की, वो उसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मैं ये बोलूं कि दो वेव्स मिल गई जिसका एम्पलीट्यूड ए एंड बी था, मिलके एम्पलीट्यूड कितना आया आर, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी आई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आई, नई इंटेंसिटी कितनी आई, वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और आर की वैल्यू होती क्या है, ये रही, इसको उठा के यहां पे पुट कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्लियर, उसको हाईलाइट कर लेना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर। किसी न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos phi, और किसी न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी जाती है जो कि इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक, नेक्स्ट पेपर में आएगा, राइट कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन YDSC। वो ये नहीं कहेगा वो पूरा थ्योरी प्रूव करो, आर निकालो, आर और कुछ नहीं पूछता, वो कहेगा 2 नंबर में कंडीशन लिख दो। कंडीशन क्या, कि स्क्रीन के किस किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और स्क्रीन के कौन कौन से पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ये लिख के दिखाओ। अब मेरे को ये चीज पता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में स्क्रीन के ऊपर वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जहां पर दो वेव मिलने के बाद जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट गिरी है वहां पे, तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और ऐसा मैथ्स में कब होगा, जब cos phi की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अगर cos phi मैक्स है तो इंटेंसिटी भी मैक्स है, और cos phi की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। अब मैथ वाले लोगों को पता है, मेडिकल के लोग याद करेंगे, cos phi मैथ्स में 1 कब होता है, जब phi 0 होता है, या 2 पाई होता है, या 4 पाई होता है, या 6 पाई होता है, इन जनरल 2 n पाई होता है। और ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जाते हुए 2 मिनट में डायग्राम से समझा दी थी। याद करो, मैंने करके दिखाया था डायग्राम से कि अगर आपका एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और मैंने वो डायग्राम से पूरे बना के क्रेसेंट तरफ बना के दिखाए थे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव करना पसंद किया, वेव की इक्वेशन से प्रूव किया इसने, और आपने भी ऐसे ही करना है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस दो वेव का क्या होना चाहिए, 2n पाई। और दो वेव का पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैंने शॉर्टकट करवाया था लास्ट टाइम। पाथ डिफरेंस के लिए शॉर्टकट क्या था, पाई को अपने मन में रिप्लेस कर दो बाय λ/2। पाई का मतलब क्या होता है, λ/2। करके देखो, λ/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा, n लैम्डा। ऐसे करवाया था, पाई को अपने मन में λ/2 पुट करोगे तो n लैम्डा। और लास्ट टाइम मैंने आपको कंडीशन करके दिखाई थी डायग्राम से कि अगर फेज डिफरेंस दो वेव्स का 2n पाई है या पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और आपके सामने है, फेज डिफरेंस 2n पाई है और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। लेकिन काफी बुक्स ऐसा नहीं करती। एक फॉर्मूला, बड़ा फेमस फॉर्मूला याद कर सकते हो, फेज डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला है मैथ्स में या फिजिक्स में। या फिर पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा और 2 पाई को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई, तुम यहां पर 2n पाई पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो ये दो फॉर्मूला याद होने चाहिए जब मैं पूछूंगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, तो आप बोलेंगे जब दो वेव्स का फेज डिफरेंस 2n पाई है या पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? फिर वो कहेगा राइट कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। मिनिमम कब आएगी, जब cos phi का क्या होगा, -1। तो cos phi की वैल्यू जब -1 होगी, ऐसा मैथ्स में कब होता है, जब एंगल क्या होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यानी कि 2n - 1 इंटू पाई। और ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम करके भी दिखाई थी कि फेज डिफरेंस ऑड अगर मल्टीपल होगा पाई का तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और दो वे में पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट क्या करवाया था, पाई की जगह मन में λ/2, ये देखो λ/2। और अगर मैथमेटिकल किताबी तरीके से करना है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को पुट करो तो यहां से पाई कैंसिल, आंसर क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?
समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपके पास 4 कंडीशंस आ गई। 2 कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब फेज डिफरेंस क्या होगा? ये होगा 2n पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होगा? n लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव क्या होगा? जब फेज डिफरेंस ये होगा और पाथ डिफरेंस क्या होगा? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। इन चारों फॉर्मूले में से पाथ डिफरेंस तो याद होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस है n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 वेव में पाथ डिफरेंस है 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें? स्पेशल केस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई क्या होना चाहिए? 1। अब 2 वेव जब मिलेंगी, 2 वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? ए एंड बी, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है। और मैं ये चाहता हूं कि उन पॉइंट्स की बात करना चाहता हूं जहां पर पूरी तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। हर जगह तो हुई नहीं स्क्रीन पे, पर कहीं कहीं तो हुई, जहां पर क्रेस्ट पे या ट्रफ पे गिरता जा रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स हैं। उन जगहों पे फाई cos फाई क्या होगा? 1। तो उन जगहों पे, उन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम। तो जब तुम cos फाई 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, आंसर a प्लस बी। तो पेपर में आएगा व्हाट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो किसी भी वेव का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब क्रेस्ट पूरी तरह ट्रफ पे गिर जाएगा। तो a प्लस बी इज द आंसर। उस जगहों पे, उन पॉइंट्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी? क्योंकि वहां पे लाइट मैक्सिमम गिरेगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी? प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स का स्क्वायर। आर मैक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सही। तो उन पॉइंट्स की बात हो रही है जहां पर कौन से इंटरफेरेंस हो रही है? कंस्ट्रक्टिव क्रेस्ट पे गिर रहा है, ट्रफ पे गिर रहा है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहा है, और वहां पर कौन से इंटरफेरेंस हो रही है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम, यानी कि -1। और अगर यहां -1 पुट करेंगे तो ये r की वैल्यू क्या बनेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इस r को क्या बोलेंगे? r मिनिमम। तो यहां पर एम्पलीट्यूड इन जगहों पर क्या होगा? r मिनिमम। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां r क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? मिनिमम। तो न्यूमेरिकल आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी। मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है वहां इंटेंसिटी भी मिनिमम है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम का स्क्वायर। कांस्टेंट k लग गया तो क्या आएगा? a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपने ऊपर क्या निकाला? i मैक्स। नीचे क्या निकाला? i मिनिमम। दोनों को डिवाइड कर दो, k एंड k कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा i मैक्स बाई i मिनिमम इज इक्वल टू a प्लस बी बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको न्यूमेरिकल्स में i मैक्स और i मिनिमम की रेशियो देगा वो, और आपसे a और b की रेशियो पूछेगा, एम्पलीट्यूड की रेशियो निकाल लो, क्या होगी? यहां से निकलेगा। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तो पहला फॉर्मूला है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा फॉर्मूला है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तीसरा फॉर्मूला है आर मैक्स की वैल्यू a प्लस बी, आर मिनिमम की वैल्यू a माइनस बी, आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू a प्लस बी बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरी थ्योरी ये अजम्पशन के साथ है कि a और b बराबर नहीं है, पर लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर a b के बराबर हो तो कोहेरेंट सोर्स है, तो उस केस में आर मैक्स का फॉर्मूला a प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा? 2a। और वैसे भी कॉमन सेंस क्या कहती है? जब क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा a और a बराबर होंगे तो आंसर क्या आएगा? 2a। और ऐसी r मिनिमम क्या होगा? a माइनस a 0। कॉमन सेंस क्या कहती है? जब क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा और एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है a एंड a, दे विल कैंसल ईच अदर, 0। और अगर उन पॉइंट्स पर जहां r मिनिमम 0 है वहां इंटेंसिटी मिनिमम क्या होगी? 0। इंटेंसिटी 0 का मतलब वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं गिरेगी। और अगर बिल्कुल भी लाइट नहीं गिरेगी, इसका मतलब जो डार्क जगह बनेगी, डार्क बैंड्स बनेंगे, वो परफेक्टली डार्क होंगे, उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, डार्कनेस पूरी तरह डार्कनेस की तरह आपको दिखेगी। क्लियर है यहां तक? नहीं तो अगर ये पूरी तरह कैंसिल ना हो तो जहां पूरी तरह डार्कनेस होनी चाहिए वहां थोड़ी थोड़ी लाइट गिरेगी, हम पहचान नहीं पाएंगे कि मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है। और अगर पूरी डार्कनेस है हम पहचान पाएंगे वो मिनिमा का प्योर पॉइंट है। और अगर आर का ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos फाई, और अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो आर स्क्वायर का ये फॉर्मूला है,
इसमें ए का मतलब क्या है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड, बी का मतलब क्या है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, और दोनों को मिला के जो नई वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड। और मुझे पता है कि अगर पहली वेव है, जो पहली वेव है वो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड ए है। जैसे ये दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, बी है, और नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, आर है। पहली वेव का अगर एम्पलीट्यूड ए है तो पहली वेव की इंटेंसिटी I1 है, और I1 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जो दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड बी है, तो इसकी इंटेंसिटी I2 है, I2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड आर है, तो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, IR। IR का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके इक्वल है, आर स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो या तो क्वेश्चन एम्पलीट्यूड में गिवन होगा या क्वेश्चन इंटेंसिटी में गिवन होगा। वो कहेगा दो वेव ले लो, ए का एम्पलीट्यूड ए है, ए का बी है, तो आर बोलो क्या है, तो लगा लेना फॉर्मूला आर का। या वो पूछेगा एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी I2 है, तो बोलो मिलने के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, IR निकालो। तो कुछ नहीं करना, I1 ए स्क्वायर है, I2 बी स्क्वायर है, और IR आर स्क्वायर है। काम करो, आर स्क्वायर की जगह पुट कर दो IR, ए स्क्वायर की जगह पुट कर दो I1, बी स्क्वायर की जगह पुट कर दो I2, ए की जगह पुट कर दो रूट I1, बी की जगह पुट कर दो रूट I2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, नोट कर लो। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछे, आर पूछे, तो आर का फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos phi। और अगर किसी भी स्क्रीन के पॉइंट पे वो आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछे, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वो देखना पड़ेगा आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है या फिर आपसे इंटेंसिटी पूछ रहा है, या एम्पलीट्यूड पूछ रहा है रिजल्टेंट, या इंटेंसिटी पूछ रहा है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगेगा। सही। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हैं, देख रहे हो दो स्लिट्स हैं, और एक की विड्थ W1 है, इसकी चौड़ाई W1 है, इसकी चौड़ाई W2 है। अब जितनी बड़ी विड्थ होगी स्लिट की, उतनी ज़्यादा लाइट बाहर निकलेगी। तो जितनी लाइट बाहर निकलेगी, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी तरीके से जो इंटेंसिटी I2 है वो विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए देख रहे हो यहाँ पर विड्थ की रेशियो इंटेंसिटी की रेशियो के प्रोपोर्शनल है। तो कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको विड्थ की रेशियो देगा, जो विड्थ की रेशियो है वही इंटेंसिटी की रेशियो है, और इंटेंसिटी की रेशियो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो क्या फॉर्मूला बना, W1 बाई W2 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सारे क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?